नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड से खबर, जहां पर देहरादून से बड़ी खबर यह है कि सीएम तीरथ सिंह रावत आज कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की समीक्षा करने वाले हैं। समीक्षा बैठक में सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम से बात करेंगे। बैठक में सीएम शहरों में कर्फ्यू आगे बढ़ाने के निर्देश भी दे सकते हैं। आपको बता दें, राज्य के कई शहरों में 3 मई तक सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू है, लेकिन इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, क्या मीटिंग शुरू हो गई है और जो संकेत मिल रहे हैं कर्फ्यू का दायरा बढ़ाने को लेकर, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन? मेनका जो खबर है कि अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय बैठक लेने वाले हैं। इसमें सभी जिलों के डीएम भी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और मुख्यमंत्री सभी जिलों का अपडेट लेंगे कि किस जिले में किस तरीके के हालात है, क्योंकि आज शनिवार है और कल रविवार का दिन, यानी कर्फ्यू का कल लास्ट डे होगा और फिर आगे कर्फ्यू को मेंटेन रखना है, कर्फ्यू की और ज्यादा इस क्षेत्र को कवर करना है, बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में और क्या कदम उठाए जाए, जो प्रवासी लौट रहे हैं उनको किस तरीके से क्वारंटीन किया जाए। तो मुख्यमंत्री आज ये सारे निर्देश देंगे और सबसे बड़ी बात अब यही होगी, जो बात आपने कही कि क्या कर्फ्यू के जोन को बढ़ाया जाए, क्या कर्फ्यू के एरिया को और बढ़ा किया जाए, क्योंकि अभी जिस तरह नंबर उत्तराखंड में आ रहा है, जिस तरह डेथ्स हो रही है, बहुत बुरा हाल है। मैं एक तस्वीर आपको जरा दिखाऊं मैं इनका। मैं इस वक्त एक प्राइवेट लैब के बाहर खड़ा हूं। इस प्राइवेट लैब के बाहर आप देखिए, यहाँ पर इस समय 100 से ज्यादा लोग लाइन पर लगे हुए हैं। सुबह 6:30 बजे से ये लाइन लगी है, 3 बजे तक ये लाइन रहेगी। इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा खराब है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं है, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है और राजधानी देहरादून की हालत सबसे ज्यादा खराब है। अगर राजधानी देहरादून में टेस्टिंग के लिए इतनी बड़ी लाइन है, तो आप बाकी जगहों पर अगर लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए होने वाली है। मेनका, यही तस्वीरें बताती हैं। बिल्कुल, इसी वजह से ये सवाल बार बार जहन में आ रहा है कि क्या कर्फ्यू की अवधि में बढ़ोतरी की जा सकती है और बढ़ाया जा सकता है और दायरा भी और बढ़ाया जा सकता है। यही सवाल बार बार उठ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त अगर कोविड टेस्ट हो रहा है देहरादून में, कितना वक्त लग रहा है रिपोर्ट को आने में? बिल्कुल मेनका, सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्टिंग उत्तराखंड के लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 30 से 40 हजार के आसपास औसत टेस्टिंग उत्तराखंड में हो रही है। लेकिन हाईकोर्ट का यह कहना है कि आप 50,000 टेस्ट रोजाना करिए, जिस तरह की गाइडलाइंस कुंभ को लेकर दी गई थी, और इसके बावजूद अभी टेस्टिंग नहीं बढ़ी है। तो एक बड़ी चुनौती यहां पर है। इसके आपको अगर दिखाऊं तो अभी हलचल जिस तरीके की सड़कों पर है, भीड़ भाड़ आपको उसी तरीके से नजर आएगी। कर्फ्यू अभी तक उत्तराखंड में वैसे फॉलो होता नजर नहीं आया, जिस तरह हमने 2020 का लॉकडाउन देखा था। एक शख्स यहाँ पर आप कुछ कहना चाहते हैं? नाकामी है कि कर्फ्यू होने के बावजूद लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, किसकी नाकामी है ये? आखिर प्रशासन के पास क्या जवाब है? 2.5 घंटे मुझे लाइन में खड़े हो गए, अब जाके मुझे प्रशासन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है मेनका कि इस तरह के हालात क्यों है और क्यों इस कर्फ्यू को पूरी तरह फॉलो नहीं करवाया जा रहा। अगर कर्फ्यू को फॉलो नहीं करवाया जाएगा तो आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा बद से बदतर होंगे और फिर सरकार को कोई बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा इस राज्य को संभालने के लिए, क्योंकि पिछले अगर 7 दिनों की बात करें तो 36,000 केसेस उत्तराखंड में आए। जिस राज्य को पिछले सालों तक सेफ माना जा रहा था कि ये राज्य सुरक्षित है, उत्तराखंड सुरक्षित है, लेकिन इस बार उत्तराखंड की हालत बेहद खराब है मेनका। बिल्कुल, इस बार जो तमाम बातें थी, उदाहरण, वो सब के सब खत्म होते नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही और वो भारी पड़ रही है। आपसे भी हमारी यही अपील है, आप फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच रह रहे हैं, ताकि वहां की रियलिटी दिखा सके, तो अपना ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और देहरादून से ही अगली बड़ी खबर है कि यहाँ पर 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होना था आज से, लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि राज्य को अभी वैक्सीन नहीं मिली है। करीब 1 हफ्ते का वक्त इसमें लग सकता है। 45 साल से ऊपर वालों के लिए भी जो वैक्सीन की संख्या इस वक्त 30,000 ही है और अभी इनका वैक्सीनेशन जरूर हो रहा है, लेकिन ये संख्या भी इंजेक्शन की इस वक्त कम है। फर्क में है अभी तक, मतलब कोई हमें आश्वासन उन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा नहीं दिया गया। उन्होंने हमसे शेड्यूल मांगा है, शेड्यूल हमारे द्वारा उनको भेज दिया गया है। सो हम लोग लगातार इस वाले प्रोसेस के लिए भी जो नया डेवलपमेंट है उसके तहत इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स से बात कर रहे हैं। हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि इन जल्दी से इन वैक्सीन को लेकर आए, जो कोटा एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे फिक्स करा है। अभी कोई डेट कहना मुश्किल होगा, नॉर्मली हमारे मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक के बाद ही ये स्टार्ट हो पाएगा। इधर उत्तराखंड में शुक्रवार को कोविड केसेस में भले ही कमी आई, लेकिन कोविड संक्रमण की वजह से मरीजों की मौत की संख्या में वृद्धि हुई है। शुक्रवार को राज्य में 122 कोविड पेशेंट्स की जान चली गई।
राज्य में 5,654 नए केस सामने आए हैं। देहरादून में 1915, हरिद्वार में 856, नैनीताल में 999, अल्मोड़ा में 220, चमोली में 264 और चंपावत में 105 नए केस दर्ज किए गए। कोविड मरीजों की रिकॉर्ड मौतें शुक्रवार को हुई है। 122 लोगों की जान चली गई। और इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत के, मानवता के दुश्मन। कालाबाजारी दवाओं की, ऑक्सीजन की लगातार जारी है। इसी बीच हरिद्वार में कालाबाजारी को लेकर पुलिस एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस की हरिद्वार में कार्रवाई के बाद अब हरिद्वार पुलिस भी जाग गई है। दिल्ली पुलिस ने हरिद्वार में कई जगहों पर और रुड़की में छापेमारी की थी। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए बनाई गई टीम में सर्विलांस और CIU के जवानों की एक टीम बनाई गई है। दवा कंपनी और मेडिकल स्टोर की जानकारी ये टीम जुटाएगी। और इधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के बीच चंपावत में कोरोना एक्टिव केस 1000 के पार पहुंच चुके हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने चंपावत में एक प्राइवेट अस्पताल को कोविड मरीजों के इलाज की अनुमति तो दे दी, लेकिन अब जिले में ऑक्सीजन की दिक्कत शुरू हो गई है। प्रशासन दिए गए ऑक्सीजन सिलेंडर नाकाफी अभी तक साबित हो रहे हैं, जो इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। तो वहीं डीएम का कहना है कि कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या देखते हुए किसी तरह की ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। और जो है बेड 15 ऑक्सीजन इनेबल्ड बेड हैं और हमारे पास इसके 2 लगभग वेंटिलेटर्स हैं। तो अगर इनको ऑक्सीजन की वैसे वर्तमान में तो पर्याप्त है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की शॉर्टेज आएगी या कोई भी ऐसा इश्यू आएगा जिसमें कोविड रेस्पॉन्स में सपोर्ट किया जाना, तो प्रशासन और मेडिकल टीम पूरी इनके साथ हमेशा तैयार खड़ी है। इधर टिहरी जिले में कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और वहीं कोविड सैंपल रिपोर्ट आने में देरी की वजह से संक्रमण में भी इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग एक प्राइवेट लैब से MOU किया है स्वास्थ्य विभाग ने, जिससे 24 घंटे के अंदर ही प्राइवेट लैब द्वारा कोविड सैंपल रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। CMO का कहना है कि श्रीनगर और देहरादून लैब में लोड ज्यादा होने की वजह से रिपोर्ट के आने में देरी हो रही है और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया। कुछ रिपोर्ट्स हम लोगों की जो है डिले हो रही रिपोर्ट्स आने में, क्योंकि जो अभी तक हमारी लैब थी उन पर काफ़ी लोड था। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी जो है MOU हुआ है हमारा प्राइवेट लैब के साथ। तो अब हमारे जो भी सैंपल जाएंगे तो अब उनमें तेजी आएगी, क्योंकि कोरोना महामारी के इस दौर में बहुत जरूरी है कि हम सभी मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और कई ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने हैं जो इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद कर रहे हैं, कोरोना से जूझ रहे परिवारों तक मदद पहुंचा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में देहरादून में तेजस्विनी संस्था से जुड़ी 12 यंग कोरोना वॉरियर्स ने ऐसा ही बीड़ा उठाया है, जो असमर्थ और कोविड से जूझ रहे लोगों के घरों में भोजन, दवाइयों और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही हैं। दरअसल ये आइडिया कि एक परिचित जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, उनके एक कॉल से आया, जिन्हें भोजन चाहिए था। जिनको हम खाना भिजवा रहे हैं, रोज़ की हमारी 35 से 50 डिलीवरीज हो रही हैं, क्योंकि 20 लेडीज़ इसमें काम में लगी हुई हैं। अभी 20 to 25 लोग लगे हुए हैं, जिसमें से हमारे 2-3 लेडीज़ हमारी डिलीवरी में हैं और 2 लोग हमारे ऑक्सीजन और मेडिसिन में हैं, जो पंजाबी महासभा से हैं, सचिन जी और राजीव जी। और उसके अलावा हमारी कुछ लेडीज़ 20 के करीब लेडीज़ हमारी कुकिंग में हैं। 10 दिन पहले अभियान की शुरुआत हुई और आज ये संस्था 80 से ज्यादा परिवारों को मदद दे रही है। अपने ही घरों में भोजन पकाकर कोरोना पॉजिटिव हुए लोगों तक तीनों वक्त का खाना, फल, दवाई और सैनिटाइजर भिजवा रही है। तो बस दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद जरूर दे देती हूँ, एक मीठा दे देती हूँ। अब जैसे आज बिस्किट दे रही हूँ, सैनिटाइजर सबको भेजे मैंने, बनानास भेजे जो सीजनल फूड है, जो खराब भी नहीं होगा मेरे भेजने से, क्योंकि वो लोग तो निकल ही नहीं पा रहे होंगे। बिस्किट्स, कुछ स्नैक्स। अकेला चला था, इस रास्ते में लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कुछ ऐसा ही देखने को मिला इन वॉरियर्स के साथ। संकट के इस घड़ी में एक छोटे समूह के साथ यहाँ पर लोगों की मदद का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो आज इसमें लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जो जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। तो पौड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोरोना का टीका लगाने पहुंचे एक बुजुर्ग की जान चली गई। मृतक बुजुर्ग पाबा ब्लॉक के
झंगरबो गांव से अपनी पत्नी के साथ कोरोना वैक्सीन के लिए पहुंचे थे, दूसरी डोज के लिए पहुंचे थे, लेकिन टीका लगाने से पहले ही वेटिंग रूम में इंतजार के दौरान ही अचानक बेहोश हो गए। फिर इमरजेंसी वार्ड में उनके उपचार के दौरान मौत हो गई। वो गांव से अपना वैक्सीनेशन कराने आए थे, तो ये जब वेटिंग रूम में बैठे हुए थे तो वेटिंग रूम में बैठने के दौरान उनको उस टाइम पे वैक्सीन नहीं लगा था, तो उसी टाइम पे उनको वो कोलैप्स कर गए। तो वहाँ पे भी जो स्टाफ था उसने से बचाने की कोशिश काफ़ी करी, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी दी, CPR भी किया, लेकिन उनकी जान हम बचा नहीं पाए। ये इनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी तो मोस्ट प्रोबेबली इसको कार्डियक अरेस्ट ही हुआ है, जिसकी वजह से। अल्मोड़ा में 8 सालों से राकेश जोशी आपदा अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। कोरोना कंट्रोल रूम, चुनाव कंट्रोल रूम या फिर फायर कंट्रोल रूम हो, 24 घंटे 7 दिन तैयार रहते हैं। कोरोना के संकट काल में जब लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं, वहीं अल्मोड़ा के आपदा अधिकारी राकेश जोशी अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। संकट की इस घड़ी में वो कोरोना कंट्रोल रूम, चुनाव कंट्रोल रूम या फिर आग और आपदा क्यों ना हो, वो हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वो 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। बीते साल उन्हें भी कोरोना हो गया था और 24 दिन तक अस्पताल में जंग लड़ने के बाद वो वापस काम पर लौटे। ये कंट्रोल रूम यहाँ पे संचालित होता है, जो कि 24/7 बेसिस पे संचालित होता है। और ये कंट्रोल रूम दैवीय आपदा के कंट्रोल रूम के साथ साथ यहाँ पे रोड एक्सीडेंट की सूचनाएं भी आती हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर की सूचनाएं यहाँ पे आती हैं, इलेक्शन का कंट्रोल रूम भी यही है। तो वो सारी प्रक्रिया जितनी भी हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का जो भी कार्य है वो इस कंट्रोल रूम के ही माध्यम से किया जाता है। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया भी राकेश जोशी के काम से काफी प्रभावित हैं। इसीलिए डीएम ने कंट्रोल रूम की पूरी जिम्मेदारी उन पर ही छोड़ रखी है। कई बार लोग रात में बिजली पानी सहित कई समस्याओं के लिए फोन कर देते हैं, जिसका वो समाधान करते हैं। कहना चाहूँगा, राकेश जोशी जी ने कंट्रोल रूम को जिस हिसाब से संभाल रखा है वो एक अतुलनीय वो है अपने आप में ही। और राकेश जोशी जी एक बहुत ही कर्मठ, ऊर्जावान अधिकारी हैं। उनके द्वारा कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे शुरू में, कोरोना की लड़ाई लड़ते हुए, और कोमॉर्बिड होते हुए उनके बावजूद उन्होंने बहुत जल्दी कोरोना को पछाड़ कर पूरे कंट्रोल रूम की व्यवस्था को संभाल रखे। एक संविदा अधिकारी को जब राज्य सरकार कई अवार्ड से नवाज चुकी हो, तो इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि राकेश जोशी अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं, जो औरों के लिए एक मिसाल है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।